फिल्म की शुरुआत में फिंच नाम का एक शख्स भयानक तूफान में दिखाई देता है। उस वक्त उन्होंने यूवी सूट पहना हुआ था। फिंच अपने हाथ में पहनी हुई मशीन में रेडिएशन लेवल चेक करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि इस जगह का रेडिएशन लेवल बहुत हाई है और टेम्परेचर भी 150 डिग्री सेल्सियस के पार निकल चुका है। तभी फिंच को सामने ही एक स्टोर दिखाई देता है और फिंच अपने रोबोट, जिसका नाम डच होता है और जिसे फिंच ने ही बनाया था, उसके साथ उस स्टोर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से खाने पीने के ढेर सारे सामान इकट्ठा करते हैं, जिसमें डॉग्स को खिलाए जाने वाले फूड भी शामिल होते हैं। इसके बाद फिंच उस स्टोर को स्प्रे पेंट से मार्क करके वापस अपनी बस पर आ जाता है, जहां पर वो एक मैप की मदद से एक नई जगह या लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और उसकी तरफ रवाना हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से एक बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो चुकी है और बड़े बड़े शहर वीरान हो चुके हैं। इतना बुरा हाल 10 दिन पहले आने वाले एक सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ था। सोलर स्टॉर्म की वजह से पृथ्वी की सोलर रेडिएशन से सुरक्षा करने वाली ओजोन लेयर में कई सारे छेद हो जाते हैं और वह लगभग तबाह हो चुकी थी, जहां से अल्ट्रावायलेट रेंज छानकर पृथ्वी पर पहुंचने लगती है। इसलिए पृथ्वी का रेडिएशन लेवल और टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया है। आगे हम देखते हैं कि फिंच को उसकी तरफ आता हुआ रेत और धूल का तूफान दिखाई देता है, जिससे बचते बचाते फिंच किसी तरह से एक फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, जिससे फिंच अपने घर की तरह ही इस्तेमाल करता है। अंदर पहुंचकर फिंच अपने और डच के ऊपर से धूल और रेत साफ करता है। उसके बाद वह नहाने चला जाता है, जिसके बाद हमें फिंच के आईडी कार्ड से पता चलता है कि स्टॉर्म आने से पहले तक वह इसी कंपनी में एक रोबोटिक इंजीनियर होता है और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उसने इसे ही अपना घर बना लिया है। अब हम देखते हैं कि फिंच के पास एक गुडईयर नाम का एक डॉग भी होता है, जो इस तबाही के बाद उसका इकलौता दोस्त था। गुडईयर को खाना देकर फिंच लाइब्रेरी में चला जाता है, जहां पर वो कई सारी किताबें निकालता है और एक दूसरे रोबोट से उन सभी किताबों को स्कैन करवाता है। इन्हीं किताबों में से एक किताब में ये बताया गया है कि डॉग की देखभाल और उनकी केयर कैसे की जाती है, और बाकी किताबों में सर्वाइवल के तरीके और दुनिया भर की कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, जिसे फिंच स्कैनिंग के जरिए उस रोबोट में डाल रहा था। दरअसल फिंच एक नया रोबोट बना रहा था, जिसमें वो ये सारी इंफॉर्मेशन डाल करके उसे फीलिंग और इमोशन से लेस एक इंटेलिजेंस रोबोट बनाना चाहता था, जिससे वो रोबोट फिंच के ना होने पर गुडईयर का ख्याल रख सके, क्योंकि फिंच की तबीयत अब काफी खराब होने लगी थी और उसे पता था कि वह बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। फिर हम देखते हैं कि उसी रात फिंच अपने नए रोबोट पर काम कर रहा है और अपने दूसरे रोबोट डच के कैमरे यानी कि उसकी आंखें निकालकर नए रोबोट में लगा देता है। इसके बाद फिंच उस रोबोट में फिर से किताबी इंफॉर्मेशन अपलोड करने लगता है, लेकिन अपलोडिंग के समय कुछ एरर आ जाती है, पर कुछ ही समय में वो एरर ठीक हो जाती है और रोबोट फिंच से इशारों में बातें करने लगता है। इसके बाद फिंच उसमें स्पीच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिससे वो रोबोट बोलने लगता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान फिंच उससे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, यानी कि उससे कुछ नियम बताता है कि वो कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हमेशा उनकी मदद करेगा। और दूसरी बात बताते हुए फिंच उससे कहता है कि मेरे ना रहने पर तुम्हें ही गुडईयर का ख्याल रखना है। इसी तरह से वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बिजली चली जाती है, जिसे ठीक करने के लिए फिंच उस विंड मिल पर जाता है, जहां से उसके घर को बिजली मिलती है। फिंच वहां पर जांच करता है और बिजली ठीक कर देता है। तभी उसे सामने धूल का एक तूफान नजर आता है, जो कि वहां से काफी दूर था। उसके बाद फिंच वापस अपने वर्कशॉप में आकर नए रोबोट को मौसम की जानकारी वाले सिस्टम से कनेक्ट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये तूफान अगले 24 घंटे में उसके पास पहुंच जाएगा, जो कि यहाँ से 40 दिन बाद ही आगे बढ़ेगा। ये सुनकर फिंच काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास 40 दिन का खाना नहीं बचा था और इतने भयानक तूफान में वो बाहर भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए वो मैप में एक सेफ लोकेशन ढूंढता है और सैन फ्रांसिस्को जाने का फैसला करता है। पर तभी फिंच की तबीयत और खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून आने लगता है, जिसकी वजह से फिंच काफी दुखी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि समय की कमी होने की वजह से फिंच रोबोट के डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ा देता है, जिस पर वो रोबोट फिंच को वार्न करता है कि इस स्पीड से डेटा ट्रांसफर करने से वो सिर्फ 72% इंफॉर्मेशन ही एब्जॉर्ब कर सकेगा, जिस पर फिंच उसे समय की कमी बताता है। इसके बाद फिंच उसे चलना सिखाता है, जिससे वो रोबोट काफी तेजी से सीखता है और अच्छे से चलने लगता है। अब हम उन्हें उस जगह को छोड़कर जाने की तैयारी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर फिंच का पहला रोबोट डच आंखें न होने की वजह से आसपास की चीजों से बार बार टकरा रहा था, जिस पर फिंच उसकी आंखों की जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा देता है, जिसके बाद वो सब वहां से निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि नया रोबोट नई नई चीजें सीखने के लिए काफी क्यूरियस होता है और वह सीख भी रहा था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि फिंच की बस रेडिएशन प्रूफ है। सफर के दौरान एक जगह पर पहुंचकर फिंच बताता है कि पहले यहाँ बहुत हरियाली हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ बंजर हो चुका है। इसके बाद वो लोग एक शहर में रुकते हैं और यहाँ नया रोबोट फिंच का पोस्ट कार्ड देखता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा पोस्ट कार्ड काफी पसंद आया।
जिस पर फिंच उससे बताता है कि पहले लोग बात करने के लिए पोस्ट कार्ड भेजते थे, जिस पर वो रोबोट पूछता है कि ये कार्ड तुम्हें किसने भेजा था। तब फिंच उसे बताता है कि ये पोस्ट कार्ड उसके अंकल ने भेजा था। इसके बाद फिंच उस रोबोट को उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है। बाहर निकलकर वह दोनों एक सिनेमा हॉल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहां पर फिंच रोबोट को उस दरवाजे को हटाने के लिए कहता है, जिससे वह रोबोट काफी आसानी से हटा देता है। फिर वो दोनों उस थिएटर में जाकर खाने पीने का सामान ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर वो रोबोट खुद को पहली बार आईने में देखता है। फिंच को वहाँ पर थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर फिंच मेटल की एक चीज पर कुछ पॉपकॉर्न डालता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं। फिर तभी उन्हें वो तूफान पास आता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी फिंच को अपनी मशीन से पता चलता है कि जल्दी ही तूफान उन तक पहुँच जाएगा और वो लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसलिए फिंच अपने रोबोट के साथ बाहर निकलता है और बस को कुछ केबल की मदद से बांध देता है। उसके बाद वो दोनों उस बस के अंदर चले जाते हैं और तूफान के वहां से गुजर जाने का इंतजार करने लगते हैं, और होता भी वैसा ही है। वो तूफान वहां से काफी खतरनाक तरीके से गुजरता है, लेकिन उनकी बस केबल से बंधे होने के कारण वो लोग बच जाते हैं। सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद फिंच बाहर निकलकर देखता है कि सिर्फ वही कील सलामत बची थी जिसके उसके रोबोट ने लगाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि फिंच जैक लाना भूल गया था, जिस वजह से वो रोबोट बस को उठाकर टायर बदलने में फिंच की मदद करता है, जिस पर फिंच उसे अपना नाम जैक रखने की सलाह देता है। पर उसे ये नाम पसंद नहीं आता और वो अपना नाम विलियम शेक्सपियर रखने के लिए कहता है, जिस पर फिंच मना करते हुए कहता है कि ये नाम तो काफी बड़ा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उसका नाम जेफ रखते हैं। अगले दिन फिंच बस के ऊपर सोलर पैनल सेट करने के बाद अंदर जाके सो जाता है, लेकिन तभी जेफ यानी नया रोबोट और गुडियर दोनों भौंकने लगते हैं, जिसकी वजह से फिंच की नींद खुल जाती है। तब जेफ फिंच को कहता है कि वो डॉग की लैंग्वेज सीख रहा था और कहता है कि लगता है तुम्हारा डॉग मुझे पसंद नहीं करता है, जिस पर फिंच उससे समझाता है कि गुडियर को तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और तुम्हें उससे दोस्ती करने के लिए पहले उसका भरोसा जीतना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि फिंच बस चलाते हुए जेफ से बातें कर ही रहा था कि तभी फिंच की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसलिए वो बस को एक कैफे के पास रोक देता है और गुडियर को जेफ को पकड़ाकर उस कैफे के अंदर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। वो बुरी तरह से खांस रहा है और उसे खून की उल्टी हो रही है। तभी उसे गुडियर की आवाज सुनाई देती है। तब वो बाहर निकलकर देखता है कि जेफ गुडियर को बस के बाहर खींच रहा है। फिंच यहाँ पर जेफ को ऐसा करने से रोकता है और गुडियर को लेकर फिर से उसी कैफे में चला आता है। इसी दौरान जेफ बाहर बस चलाने की कोशिश करता है और उससे वहां खड़ी एक कार में ठोक देता है, जिसे देखने के लिए फिंच जल्दी से कैफे के बाहर आता है और जेफ से अपना यूवी सूट मांगता है, क्योंकि उसकी बस अब धूप में पहुंच चुकी थी। लेकिन जेफ वापस बस में आता है और फिर से बस को ड्राइव करने लगता है। फिंच उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक जेफ बस को रिवर्स करके फिर से ठोक देता है। उसके बाद फिंच उसे बाहर बुलाता है और उससे ये समझाने के लिए कि ये रेडिएशन उसके और गुडियर के लिए कितनी खतरनाक है, अपने हाथ को धूप में कर देता है, जिससे उसका हाथ जलने लगता है। इसके बाद फिंच जेफ पर भड़कते हुए उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ बस का ध्यान रखने के लिए बोला था, उसे ड्राइव करने के लिए नहीं। इसके बाद वो लोग फिर से अपने सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेफ उदास होकर पीछे की सीट पर बैठा था। तभी फिंच उसे बुलाता है और उसे खुश करने के लिए ड्राइविंग करना सिखाता है, जिससे जेफ छोटी छोटी गलतियों के साथ जल्दी ही ड्राइविंग सीख जाता है और बस को अच्छे से चलाने लगता है। इसके बाद रात को वो एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ जेफ फिंच से पूछता है कि अगर रेडिएशन उनके लिए खतरनाक है तो वो लोग रात में सफर क्यों नहीं करते, जिस पर फिंच जवाब देता है कि उन्हें बाकी बचे इंसानों से भी खतरा है जो कि रात में बाहर निकलते हैं, वो हम पर हमला कर सकते हैं और हमारे पास मौजूद कुछ जरूरी सामानों के साथ हमारी गाड़ी भी छीन सकते हैं। इसके बाद फिंच को खांसी आने लगती है, इसलिए वह सोने चला जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जेफ बस से बाहर बैठा हुआ है। तभी उसे फिंच के खांसने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो बस के अंदर जाता है और देखता है कि फिंच को उल्टियां हो रही है और उसकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, जिस पर वह फिंच से पूछता है कि वह उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकता है। तब फिंच उससे हंसते हुए डॉक्टर बुलाने के लिए कहता है। तब जेफ अपने अंदर की नॉलेज या इन्फॉर्मेशन को चेक करता है, जो कि उसे किताबों से मिली थी। उसी नॉलेज के आधार पर वह फिंच के सर पे गीली पट्टी रखता है। जेफ फिंच का काफी ख्याल रख रहा था, जिससे गुडियर काफी ध्यान से देख रहा था, जिससे फिंच को थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन फिर भी उसे दवा की जरूरत थी। इसलिए जेफ बस को ड्राइव करते हुए एक हॉस्पिटल के पास जाता है और डच के साथ मिलकर हॉस्पिटल में दवा ढूंढने लगता है। इधर फिंच की आंख खुलती है और वह देखता है कि उसकी बस एक हॉस्पिटल के पास खड़ी है, जहां उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होता है। इसलिए वह अपना यूवी सूट पहनकर हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां पर वह देखता है कि डच किसी चीज में फंसकर टूट चुका है, जिससे फिंच बहुत दुखी हो जाता है।
तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत जेफ को खोजने लगता है। और जेफ के मिलने पर फिंच उस पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से डच मारा गया। इसके बाद वो दोनों दवा लेकर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और फिंच बस को ड्राइव करने लगता है, जहां उसे आगे जाने पर एक कार की जलती हुई लाइट दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि किसी ने उन्हें देख लिया है। फिर थोड़ी दूर जाकर वह जेफ से ड्राइव करने के लिए कहता है और खुद एक बंदूक लेकर बैठ जाता है। इस तरह से शाम का वक्त हो जाता है और फिंच देखता है कि सच में कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी फिंच को कुछ दूरी पर एक अंडरपास दिखाई देता है, इसलिए वो अचानक से गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़कर उसे अंडरपास की तरफ मोड़ देता है। जेफ उसे ऐसा करने से मना करता है, पर फिंच उसकी एक नहीं सुनता है और आखिरकार उनकी बस उस अंडरपास में फंस जाती है, क्योंकि उस अंडरपास की ऊंचाई उनके बस की ऊंचाई से कम थी। यहाँ फिंच को अपनी गलती का एहसास होता है। तभी उसे फिर से वही कार दिखाई देती है, जिससे फिंच को लगता है कि वो लोग अब नहीं बचने वाले हैं। इसलिए जेफ बस से बाहर आता है और उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का लगाता है, जिससे वो बस अंडरपास के नीचे चली जाती है, जिससे वो कार इन्हें देख नहीं पाती है और आगे निकल जाती है। इसके बाद फिंच जेफ को बताता है कि काफी साल पहले भी एक बार ऐसी ही सिचुएशन पैदा हो गई थी। इसलिए जब वो खाने पीने का सामान कलेक्ट कर रहा था, तब उसे एक महिला और एक बच्ची दिखी, जिनके पास काफी सारा सामान था। पर कुछ ही देर बाद वहाँ एक आदमी आया, जिसने सामान के लिए उन दोनों को गोली मार दी। फिंच आगे बताता है कि उस लड़की के बैग में मुझे गुडईयर मिला था और तब से ही गुडईयर मेरे साथ है। मैं उस बच्ची और उसकी माँ को तो नहीं बचा पाया, पर उनके डॉग गुडईयर का ख्याल मैं आज तक रख रहा हूँ, और इसलिए मैंने तुम्हें बनाया था ताकि तुम मेरे बाद मेरे इस डॉग का ख्याल रखो। अगली सुबह वो लोग फिर से अपने सफर पर आगे रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान ही जेफ देखता है कि वो पोस्ट कार्ड फिंच के अंकल ने नहीं बल्कि उसके पिता ने भेजा था। तभी जेफ की नजर एक तितली पर पड़ती है, जिसे देखकर जेफ समझ जाता है कि यहाँ कोई रेडिएशन नहीं है। और फिर जेफ ये बात फिंच को बताता है, जिसे सुनकर फिंच बहुत अच्छा फील करता है, जिसकी वजह से वह एक प्यारी सी ड्रेस पहनकर बाहर आता है और एंजॉय करने लगता है, क्योंकि उसने इतने दिनों बाद धूप को महसूस किया। इसके बाद फिंच जेफ को गुडईयर के साथ खेलना सिखाता है। तभी फिंच की तबीयत फिर से खराब होने लगती है, जिससे जेफ उसे पकड़कर बस में ले जाने लगता है। बस की तरफ जाते समय फिंच जेफ से अलविदा कहता है और बस में जाके लेट जाता है, जहाँ पर गुडईयर भी उसके साथ होता है। रात के समय में जेफ को बस के अंदर से गुडईयर के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे पता चलता है कि फिंच अब नहीं रहा। इसके बाद जेफ फिंच को एक कपड़े में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार करता है और अगले दिन वो गुडईयर के साथ गोल्डन ब्रिज सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वो गोल्डन ब्रिज पहुंच जाते हैं, जहां पर जेफ फिंच की याद में उसके नाम का एक मेमोरियल बोर्ड लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिज पर जेफ को एक पेपर नोट मिलता है, जिस पर एक लड़की ने लिखा होता है कि वो सर्वाइवर है, जो कि मरीन काउंटी में कहीं छुपी हुई है। तब यहाँ पर जेफ उस लड़की की हेल्प करने का डिसीजन लेता है। इसके बाद जेफ फिंच के पोस्ट कार्ड पर अपनी और फिंच की ड्राइंग बनाकर वहाँ पे लगा देता है और फिर जेफ गुडईयर के साथ उस लड़की की हेल्प करने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर इस तरह इस मूवी का द एंड हो जाता है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की मूवीज रिव्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।